हाय एवरीवन, आज हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। अभी तक अपने अगर लास्ट वीडियो देखे नहीं होंगे तो सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो देखना है, क्योंकि इसके पहले हमने प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव के डेरिवेशन सॉल्व किए। और कल का जो हमारा वीडियो था जहाँ पे हमने स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, साथ ही साथ हमने स्टडी किया था फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। आज सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले, क्योंकि जो टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले उस टॉपिक में हमें इस डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू द टुडेज टॉपिक। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है स्टूडेंट? किसी भी पार्टिकल को वाइब्रेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमने फोर्स दे दिया, पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो वो जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो फोर्स हम देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करते हैं पार्टिकल्स को, सो दैट उसने क्या करना चाहिए? वाइब्रेशन परफॉर्म करने चाहिए। सो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वाइब्रेशन, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज द हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स वो वाले नहीं जो आप पेटी पे बजाते हो, हारमोनियम की बात नहीं कर रही हूँ। हार्मोनिक्स किसे कहा जाता है? द फ्रीक्वेंसी विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो भी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। स्मॉल एन हमें पता है, एन हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्मॉल एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक्स होता है, मतलब ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रली मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, तो हमें क्या मिलेंगे? हार्मोनिक्स मिलेंगे। मतलब एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज अवर फर्स्ट हार्मोनिक। देन सेकेंड, और यहाँ पे टॉइस एन मिलेगा तो वो हमारा सेकेंड हार्मोनिक्स रहेगा। देन थ्राइस एन मिलेगा जो हमारा थर्ड हार्मोनिक्स रहेगा। देन 4 एन मिलेगा जो हमारा फोर्थ हार्मोनिक्स रहेगा। सो ये जो भी इंटीग्रल मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, उसी को क्या कहा जाता है? हार्मोनिक्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज द ओवरटोन्स। अब ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी विच आर ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर आपको मिलती होंगी, अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती होंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओवरटोन कहते हैं। मतलब कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ ओवरटोन, ये हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट हार्मोनिक रहेगा, बट ओवरटोन नहीं रहेगा। जैसे आपको टॉइस एन मिलेगा, ठीक है, मतलब कि सेकेंड हार्मोनिक्स, दिस सेकेंड हार्मोनिक्स इज नथिंग बट आवर फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ग्रेटर है किससे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, बट देन हमें क्या मिल रहा है? टॉइस एन मिल रहा है। टॉइस एन मिल रहा है, इसका मतलब दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट ओवरटोन रहेगा। वैसे ही अगर आपको थर्ड हार्मोनिक्स मिलता है, सो थर्ड हार्मोनिक्स इज नथिंग बट अवर सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, सो ओवरटोन हमेशा क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो ग्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है उसी को क्या कहा जाता है? ओवरटोन्स कहा जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू द टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट हमने देखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स किसे कहा जाता है? विच इज नथिंग बट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड ओवरटोन हम किसे कहते हैं? द टोन हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द ओवरटोन। नाउ वी सी द मोड्स of vibration for the stretch string. मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी करने से पहले कि हम देख लेते हैं कि किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगती है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी सी द फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। उसका एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी
पार्टिकल्स को लगती है टू वाइब्रेट, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, एक रोप कंसिडर किया है जिसको मैंने फिक्स किया है बिटवीन द 2 पॉइंट, ठीक है। जैसे इस रोप को मैं पुल करके रिलीज कर देती हूँ, यहाँ पे क्या होंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। अब अगर यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ये हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो हमारी कौन सी वेव रहेंगी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। हमने देखा था अगर ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है तो वहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस होती है वो हमारी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स होती है। वही लॉन्जिट्यूडनल रहा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है तो उनके पास कितनी वेलोसिटी होती है, क्यों कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेंगी, क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस टेंशन जो भी वेलोसिटी रहेंगी वो वेलोसिटी कितनी रहेंगी हमारी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m, ठीक है। तो जो भी हमारा पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है विथ सम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी हमारी कितनी है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m, वेयर t इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग और m हमारा क्या रहेगा, लीनियर डेंसिटी रहेगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे जो क्वांटिटी हमने लिखी हुई है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, लेट स्मॉल l बी द लेंथ ऑफ अ रोप, ठीक है। स्मॉल l हमारी क्या है, लेंथ की रोप है, या फिर आप रोप की जगह और आप स्ट्रिंग भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल l हमारा हो चुका, लैम्बडा हमारा क्या रहेगा, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, देन स्मॉल n इज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इतनी क्वांटिटी हमने कंसिडर की है। फर्स्ट l इज द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ अ स्ट्रिंग, देन l लैम्बडा इज द वेवलेंथ एंड थर्ड हमने क्या लिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये पार्टिकल जैसे ही हम इस रोप को, स्ट्रिंग को पुल करके रिलीज कर देते तो यहाँ पे क्या होगा, लूप्स फॉर्म होंगे, ठीक है। वो लूप्स अगर फॉर्म हो रहे होंगे तो उसके पास क्या प्रेजेंट रहेंगी, वेलोसिटी रहेंगी। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स स्ट्रिंग, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रिंग इज, कितनी वेलोसिटी रहेंगी, मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रिंग यहाँ पे जो भी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। बट हमें पता है v इज नथिंग बट वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो यहाँ पे v की जगह मैं n लैम्बडा पुटअप कर सकती हूँ। सो n लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ t बाय m, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लैम्बडा को शिफ्ट कर देते हैं ऑन दिस साइड, यहाँ पे न्यूमरेटर में इस साइड जाएगा तो बन जाएगा डिनोमिनेटर। सो n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 बाय लैम्बडा अंडर रूट ऑफ t बाय m। बट वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2 होता है। सो लैम्बडा बाय 2 अगर है, l इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, टॉइसेल मिलेगा। इस टॉइसेल को हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। सो इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टॉइसेल अंडर रूट ऑफ t बाय m। सो ये हमारी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट द पार्टिकल। पार्टिकल को वाइब्रेशन परफॉर्म करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वो हमारी कितनी होती है, स्मॉल n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टॉइसेल अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो आपको क्या करना है, अगर ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए अगर आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग कंसिडर करना है जिसको हम फिक्स करेंगे 2 पॉइंट में, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग को प्लग करके हम रिलीज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होंगे, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ लूप, ठीक है। सो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। सो लेंथ कितनी रहेंगी, l इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। देन हम कंसिडर करेंगे l हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है, n हमारी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स स्ट्रिंग कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ t बाय
m, बट v इज इक्वल्स टू व्हाट n लैम्बडा। सो लैम्बडा को हम शिफ्ट कर देंगे, n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 लैम्बडा अंडर रूट ऑफ t बाय m, बट l इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा टॉइस l। इस वैल्यू को पुटअप कर दो यहाँ पे, तो n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1 अपॉन टॉइस l अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है किसे, पार्टिकल को, टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन और टू प्रोड्यूस द लूप। नाउ वी सी द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही लूप था और एक ही लूप हमेशा प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, डिफरेंट टाइप के भी लूप प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। सो वही अभी हम देखने वाले। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, शो दैट द ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग में सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इवन हार्मोनिक्स एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स, मतलब जो इंटीग्रल मल्टीपल हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो हमें शो दैट करना है कि इवन हार्मोनिक्स एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग, प्रेजेंट होते हैं या नहीं वो हमें क्या करना है, शो दैट करना है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये करने के लिए हमें शो दैट करना है कि इवन हार्मोनिक्स और ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है। ये शो दैट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग कंसिडर किया है जिसको हमने फिक्स किया है बिटवीन द टू एंड। जैसे इस स्ट्रिंग को हम प्लग करके रिलीज कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ लूप्स प्रोड्यूस होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द और स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी और लूप्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट p बी द नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। p हमने किसके लिए लिया है, फॉर द नंबर्स ऑफ लूप्स के लिए कंसिडर किया है। द स्मॉल l हमारा क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लूप, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ लूप। उसके बाद लैम्बडा इज द वेवलेंथ and small n is the fundamental frequency। अब देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ पे लेंथ ऑफ लूप कितना रहेगा, लेंथ ऑफ लूप इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वन लूप। एक लूप की अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी रहेंगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ वन लूप, एक लूप की लेंथ हमारी कितनी रहेंगी, स्मॉल l डिवाइडेड बाय p, मतलब लेंथ पर यूनिट लूप इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ वन लूप, ठीक है। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वी नो दैट, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive nodes is lambda by 2। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हो तो क्या मिलेगा, L अपॉन P इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, ठीक है। सो क्या रहेगा, यहाँ से अगर हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा इज नथिंग बट टॉइस L डिवाइडेड बाय P। तो लैम्बडा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, टॉइस L डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब ये तो हो गया लैम्बडा, बट वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m, हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। बट v इज इक्वल्स टू व्हाट, l लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, t बाय m। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 1 अपॉन लैम्बडा अंडर रूट ऑफ t बाय m, बट लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉइस L डिवाइडेड बाय P, तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करते हैं, टॉइस L डिवाइडेड बाय P अंडर रूट ऑफ T बाय m। अब p डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो बन जाएगा न्यूमरेटर, सो n इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, p अपॉन टॉइस L अंडर रूट ऑफ t बाय m। सो दिस इज नथिंग बट द आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की बाय यूजिंग द लूप, क्योंकि हम यहाँ पे लूप के बारे में बात करने वाले हैं। हमें शो दैट करना है कि ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। वो शो दैट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, लूप कंसिडर किया, उसको हमने डिनोट किया है p से। तो एक लूप फॉर्म हो रहा है तो p की वैल्यू रहेंगी 1, दो लूप फॉर्म होंगे तो p की वैल्यू रहेंगी 2। वेयर जो भी हमारी फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/τ √T/m, बट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, सो हमने फॉर्मूला लिखा है n = p/τ √T/m। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या डालेंगे, फंडामेंटल मोड, और मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। सो फॉर दिस केस लूप हमारे कितने रहेंगे, देयरफॉर P = कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे हमारे यहाँ पे गिवन इक्वेशन में जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। सो n = कितना रहेगा 1/τ √T/m, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल मोड बोल सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल मोड और दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब फर्स्ट हार्मोनिक मिलने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक इज ग्रेटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगे, जिसी को हम क्या कहते हैं, ओवरटोन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ओवरटोन किसे कहा जाता है, द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो जो हमें सेकेंड हार्मोनिक्स मिलेगा वही सेकेंड हार्मोनिक्स हमारा इज नथिंग बट क्या रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट ओवरटोन, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकेंड हार्मोनिक। सो अब टू कैलकुलेट दिस P की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, 2 लूप फॉर्म हो रहे हैं। सो P = कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, P की वैल्यू पुटअप करनी है। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, अब ये होगी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेंगी वो कुछ अलग होंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n⁻1, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, p/τ √T/m। तो P की वैल्यू पुटअप करते हैं, P की वैल्यू कितनी रहेंगी, 2 / τ √T/m, 2 गेट कैंसल। तो ठीक है, या 2 कैंसल नहीं करना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 × 1/τ √T/m। अब देखो 1/τ √T/m इज नथिंग बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जगह मैं ये वाले पुटअप कर सकती हूँ। सो क्या मिलेगा, देयरफॉर n1 = कितना मिलेगा, τ/n। सो दिस n1 इज नथिंग बट द सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, सेकेंड हार्मोनिक रहेगा, बट क्या रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन रहेगा। अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड हार्मोनिक। अब थर्ड हार्मोनिक कैसे निकालोगे, थर्ड हार्मोनिक और हमें क्या मिलेगा, सेकेंड ओवरटोन। सो फॉर दिस यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड सेकेंड ओवरटोन एंड क्या रहेगा हमारा, थर्ड हार्मोनिक। अब उसके लिए P की वैल्यू कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। सो P = कितना रहेगा, 3। अब यही वैल्यू हम पुटअप करते हैं हमारे गिवन फॉर्मूले में। सो क्या होता है, n = p/T/m। P की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे n2, क्योंकि ये हमारी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, n हमारी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो P की वैल्यू कितनी रहेंगी, 3/T/m। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 × 1/T/m, एंड दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या रहेगा, 3 × n इज नथिंग बट n2। सो देखो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो, फिर से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक। तो हमें क्या मिलेगा, n3 = 4n। फिर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्थ ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक, तो क्या मिलेगा, n4 = कितना मिलेगा, 5n मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर कैलकुलेट करते जाते हो तो लास्ट में अगर मैं P कैलकुलेट कंसिडर करती हूँ, nth अगर मैं हार्मोनिक कंसिडर करती हूँ, तो nth हार्मोनिक के लिए हमें क्या मिलेगा, np = कितना रहेगा हमारा, P × n। इट मीन्स दैट हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रिंग में इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट होते हैं और ऑड हार्मोनिक्स भी, क्योंकि देखो फर्स्ट हमारा क्या था, ऑड, सेकेंड हमें क्या मिला, इवन,
थर्ड हमें क्या मिला, ऑड, फोर्थ हमें क्या मिलेगा, इवन, फिफ्थ हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। इट मीन्स दैट ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग में सारे के सारे हार्मोनिक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ऑड हार्मोनिक्स रहे चाहे वो इवन हार्मोनिक्स रहे, ठीक है। सो इस तरीके से सबसे पहले आपको लूप कंसिडर करना है, लेंथ ऑफ वन लूप निकालना है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नोड कितना होता है, λ/2, उसको इक्वेट करो, आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलेंगी। लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालेंगे, वहाँ पे v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। सो एन आपको मिलेगा p/√T/m। देन आपको क्या करना है, सिंपली p की वैल्यू कंसिडर करते जाने, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, यहाँ पे पुटअप करो तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। सो लास्ट में कंक्लूजन क्या रहेगा, द ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। नाउ वी सी द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, डायरेक्टली आपको आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। देखो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है, n = 1/τ/√T/m, ठीक है। ये फॉर्मूले से ही तीन लॉज के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लॉज ऑफ लेंथ, सेकेंड हमारा होता है लॉज ऑफ टेंशन एंड थर्ड वन इज द लॉज ऑफ लिनियर डेंसिटी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फर्स्ट हमारा क्या होता है, लॉज ऑफ लेंथ, सेकेंड वन इज द लॉज ऑफ टेंशन एंड थर्ड वन इज द लॉज ऑफ linear density, ठीक है। So there are 3 types of laws of vibrating string. First one is the laws of length, second one is the laws of tension and third one is the laws of linear density. Now we see the first law, laws of length. अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है, फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n = मैं यहाँ पे लिखती हूँ, n = 1/τ/√T/m। अब यहाँ पे देखो, जो भी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, L के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही हमारा होता है लॉज ऑफ लेंथ। लॉज ऑफ लेंथ किसे कहा जाता है, वेयर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेयर द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द लिनियर डेंसिटी केप कांस्टेंट। जो भी हमारा टेंशन और लिनियर डेंसिटी होता है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सो जो भी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो इस टाइम में जो हमारी जो भी टेंशन होता है एज वेल एज जो लिनियर डेंसिटी होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। T and M is kept constant, ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो क्या होता है, लॉज ऑफ लेंथ होता है। नाउ वी सी द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है हमारा, लॉज ऑफ टेंशन। अब यहाँ पे देखो, जो भी हमारा टेंशन है वो क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वो किसके फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो क्या रहेगा, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या रहेगा यहाँ पे, देयरफॉर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। सो इस टाइम में जो भी हमारी लेंथ है और लिनियर डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर L एंड M इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकेंड लॉज। देन थर्ड क्या होता है हमारा, लॉज ऑफ लिनियर डेंसिटी। अब यहाँ पे देखो, जो भी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ लिनियर डेंसिटी के साथ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स vibrating string is inversely proportional to the square root of the linear density. So mathematically it can be written like this,
n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ 1/m। हियर जो भी हमारा टेंशन है और लेंथ है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो T and L kept constant. So this is called as the laws of vibrating string. कितने laws होते हैं? According to their fundamental frequency, the formula of the fundamental frequency, there are three types of laws of vibrating string. First one is the laws of length, second one is the laws of tension, and third one is the laws of linear density. Laws of length किसे कहेंगे? Where the fundamental frequency is inversely proportional to the length of the string. जहाँ पे tension और linear density क्या रहेगी? Constant रहेगी. Second, laws of tension हम किसे कहेंगे? Where the fundamental frequency is directly proportional to the square root of tension. So L and M क्या रहेगा? Constant रहेगा. And then laws of linear density हम किसे कहेंगे? जो भी हमारी fundamental frequency है, this fundamental frequency is inversely proportional to the linear density of the string. So tension और हमारी length क्या रहेंगी? Constant रहेगी. अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास रेडियस गिवन है और डेंसिटी अगर गिवन है तो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। उसके लिए हमें पता है और जो भी हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू मास। अगर हमें कैलकुलेट करना है, लिनियर डेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होती है? मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा? मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? लेंथ ऑफ वायर। बट मास आपके पास गिवन है क्या? नहीं। डेंसिटी हमारे पास गिवन है क्योंकि मैंने बोला अगर आपके पास रेडियस और डेंसिटी गिवन है सो यहाँ पे मास, ये लिनियर डेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस तो वो क्या रहेगा? मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। बट मास हमारे पास गिवन है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वी नो दैट डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या रहेगा? V इंटू रो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? L। अब वॉल्यूम कितना रहेगा? वॉल्यूम इज नथिंग बट यहाँ पे एरिया इंटू L, रो क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक लेंथ हमारी बचेगी तो यहाँ पे आ जाएगा L डिवाइडेड बाय L, ये हो जाएगा कैंसल। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर रो इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? लिनियर डेंसिटी। ठीक है। सो यहाँ इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ 1/m। सो यहाँ पे वैल्यू अगर पुटअप करते हैं m की तो कितनी रहेंगी? पाई आर स्क्वायर। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो, देयरफॉर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r। इट मीन्स दैट लिनियर जो भी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? रेडियस के साथ। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखे नहीं है बट सिंपल है, आप लिख सकोगे। देयर आर थ्री लॉज, लेंथ, टेंशन एंड लिनियर डेंसिटी। हियर fundamental frequency inversely proportional to length. Here fundamental frequency is directly proportional to the square root of tension, and last one is the fundamental frequency is inversely proportional to the square root of the linear density. So इस तरीके से आज हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी की है। स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए देखो क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल के लिए अलग होते सो इसीलिए मैं बार बार स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ। सो ट्रांसवर्स वेव के लिए वेलोसिटी कितनी होती है वो हमने देखा। किसी भी पार्टिकल को वाइब्रेट करने के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है हमारी? n इज इक्वल्स टू 1/τ अंडर रूट ऑफ t/m। हमने उसका डेरिवेशन सॉल्व किया एंड लास्ट हमने देखा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और देखे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। होप आपको ये अच्छे से समझोगे। थैंक यू सो मच।